नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने अधिगम वक्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अधिगम सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम सूचना प्रक्रिया। ठीक है, ये जो अधिगम सूचना प्रक्रिया होती है, अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति मानसिक क्रिया करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, मानसिक क्रिया करता है। कि अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और उस ज्ञान को एक व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है? ज्ञान को व्यक्ति मानसिक क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे बालक के सामने किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वो मानसिक क्रिया करता है। जैसे उद्दीपक के प्रति कल्पना करता है या फिर वो चिंतन करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तर्क वितर्क करता है। ठीक है, तर्क वितर्क करता है या फिर उसकी किसी अन्य उद्दीपक से तुलना करता है, अन्य उद्दीपक के साथ में उसकी समानता को स्थापित करता है, उसका विश्लेषण करता है या फिर उसके विवेचन करता है, विवेचन या फिर उसके प्रति व्याख्या करता है और इन सभी प्रकार की स्थितियों के साथ में समस्या का समाधान करता है। क्या करता है? समस्या का समाधान करता है, अर्थात उस उद्दीपक को प्राप्त करता है। कि अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है कि बालक को अधिगम के प्रति सबसे पहले कोई सूचना मिलती है, अर्थात सूचना मिलने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। और ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किसके माध्यम से करता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो मानसिक क्रिया करता है। और मानसिक क्रिया कब करता है? जब उसको कोई उद्दीपक दिखाई देता है। ठीक है, तो उद्दीपक के प्रति वो मानसिक क्रिया करता है, अर्थात कल्पना करके, चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके, तुलना समानता संश्लेषण विश्लेषण विवेचना व्याख्या करके उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है, अर्थात ज्ञान का अपना पूरा विकास कर लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अधिगम की सूचना होती है, ये अधिगम की सूचना व्यक्ति को वातावरण से प्रस्तुत होती है, अर्थात प्रकट होती है। यानी कि वातावरण क्या करता है? वातावरण द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना होती है। ठीक है, वातावरण में प्राप्त कोई सूचना होती है, वातावरण में प्राप्त ये सूचना होती है। ऐसे सूचना के प्रति व्यक्ति क्या करता है? पूर्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान। इस पूर्व ज्ञान के सहयोग से, ठीक है, पूर्व ज्ञान के सहयोग से नवीन दृष्टिकोण का विकास करता है, नवीन दृष्टिकोण का विकास करता है। ऐसा कह सकते हैं कि बालक किसी नवीन विषय वस्तु को प्राप्त करता है, नवीन विषय वस्तु का जो ज्ञान है उस नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। कि सबसे पहले अधिगम के संबंध में कोई सूचना होती है, ये सूचना बालक को वातावरण से प्राप्त होती है। वातावरण के द्वारा प्राप्त सूचना, अर्थात वातावरण से बालक को किसी उद्दीपक के बारे में सूचना प्राप्त होती है। क्या होती है? उद्दीपक के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इस उद्दीपक के बारे में जब सूचना प्राप्त होती है तो प्राणी इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि ये उद्दीपक है, ये उस प्राणी के सामने एक नवीन विषय वस्तु है। कैसी विषय वस्तु है? नवीन विषय वस्तु है। और इस नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणी क्या करता है? पूर्व ज्ञान, पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया है उस पूर्व में प्राप्त किए ज्ञान का सहयोग लेता है। तो वातावरण से प्राप्त सूचना के प्रति व्यक्ति पूर्व ज्ञान के सहयोग से किसी नवीन विषय वस्तु के ज्ञान की क्या करता है?
प्राप्ति करता है। इस आधार पर अनेक प्रकार के उद्दीपक प्राप्त होते रहते हैं, बालक को सूचनाएं मिलती रहती है और सूचना मिलने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, मानसिक क्रिया करता है और मानसिक क्रिया करके अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो अधिगम सूचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक क्रियाएं करता है और अनेक प्रकार के मानसिक क्रिया करके उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो नवीन विषय वस्तु होती है उसका वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये अधिगम की सूचना ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये अधिगम की सूचना बालक को वातावरण से प्राप्त होती है और वातावरण से जो ही प्राप्त होती है, वातावरण से प्राप्त होने के बाद तुरंत बालक क्या करता है, उस नवीन विषय वस्तु का अर्थात उस उद्दीपक का अर्थात उस सूचना का वो यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तब क्या करेगा, वो अपने पूर्व ज्ञान का सहयोग लेगा और पूर्व ज्ञान के सहयोग के माध्यम से उस नवीन विषय वस्तु का क्या कर सकता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे ये सबसे पहले बालक को किसी उद्दीपक के बारे में, ठीक है, इस उद्दीपक के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है। उद्दीपक के बारे में क्या होती है, इस उद्दीपक के बारे में सूचना प्राप्त होती है। जब उद्दीपक के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो ये उद्दीपक क्या करता है, ये उद्दीपक बालक का जो संवेदी ग्राहक होता है, बालक का संवेदी ग्राहक है, यानी संवेदना प्राप्त करने वाला जो ग्राहक होता है, अर्थात संवेदी ग्राहक ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्ञानेंद्रियों कहते हैं। जैसे आंख है, आंख, नाक, कान, त्वचा, त्वचा और जीव्या, ये बालक के क्या होते हैं, ये संवेदी ग्राहक होते हैं। तो सबसे पहले बालक को कोई उद्दीपक दिखाई देता है तो ये उद्दीपक क्या करता है, ये उद्दीपक इस संवेदी ग्राहक को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, संवेदी ग्राहक को प्रभावित करता है। बालक को वातावरण से कोई सूचना प्राप्त होती है या फिर कोई उद्दीपक मिलता है तो ये उद्दीपक क्या करता है, इन संवेदी ग्रहों को यानी आंख से देख सकता है या फिर कोई सूंघने वाली विषय वस्तु होती है, कान से सुनकर या फिर स्पर्श करके या फिर जीवा से चख करके भी क्या करता है, वो उसका स्वाद लेने की कोशिश करता है। अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां होती है, ये ज्ञानेंद्रियां इस उद्दीपक से प्रभावित होती है। अर्थात जब उद्दीपक बालक को मिलता है तो संवेदी ग्राहक क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। ये संवेदी ग्राहक जब प्रभावित होते हैं तभी ये सूचना किसको देते हैं, ये सूचना किसको देते हैं, ये संवेदी ग्राहक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात कह सकते हैं मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। यानी उद्दीपक को वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपक प्राप्त हुआ, उद्दीपक के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो सूचना प्राप्त होते ही उस उद्दीपक से संवेदी ग्राहक प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद में इन्होंने तुरंत सूचना किसको दी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना दी, अर्थात मस्तिष्क को सूचना दी और इस मस्तिष्क ने क्या किया, इस सूचना को ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण करने के बाद में इस उद्दीपक के प्रति, ठीक है, बालक के दिमाग में ये बात बैठ गई और बैठने के बाद में बालक ने क्या किया, इस उद्दीपक के प्रति, इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या की, अनुक्रिया की। इस अनुक्रिया के संबंध में फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व ज्ञान एवं पूर्व में उपस्थित, पूर्व ज्ञान एवं पूर्व में उपस्थित सूचनाओं के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति अनुक्रिया करता है, व्यक्ति अनुक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्ति अनुक्रिया करता है उसे
मनोवैज्ञानिक भाषा में मनोवैज्ञानिक शोर अर्थात साइकोलॉजिकल वॉइस यानी उसको मनोवैज्ञानिक शोर कहते हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है कि पूर्व ज्ञान एवं पूर्व में उपस्थित सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है, अनुक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत उसे मनोवैज्ञानिक शोर अर्थात साइकोलॉजिकल वॉइस के नाम से पुकारा जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि सबसे पहले बालक को किसी उद्दीपक के प्रति वातावरण से कोई सूचना प्राप्त होती है। ये उद्दीपक जब उद्दीपक के बारे में पता चलता है तो ये उद्दीपक क्या करता है? बालक का जो संवेदी ग्राहक जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा इन सबको प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित होने के बाद में ये संवेदी ग्राहक क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद में व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करता है और ये अनुक्रिया करता हुआ किसके पास में पहुंच जाता है? ये इस वापस उद्दीपक के पास में पहुंच जाता है और इस उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। जैसे ये कोई एक आम का वृक्ष ये वृक्ष है। ठीक है, ये इस वृक्ष की शाखाएं हैं। ये इस वृक्ष की क्या है? शाखाएं हैं। ये इस वृक्ष की शाखाएं हैं और इन शाखाओं पर आम का फल लगा हुआ है। जगह जगह आम लगे हुए। ठीक है, और ये एक बालक है। ठीक है, ये बालक है तो ये बालक के लिए ये आम है। ये वातावरण से सूचना प्राप्त हुई कि आम क्या है? ये आम को हम उद्दीपक मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस आम को उद्दीपक मान लेते हैं। ये आम और आम है खाने की लालसा इस बालक के मन में हुई। क्या हुई? खाने की लालसा इस बालक के मन में हुई अर्थात संवेदी ग्राहक इस उद्दीपक ने बालक के संवेदी ग्राहक आँख है, आँख से इसने देखा है। ठीक है, आँख से क्या किया? इसको देखा है, आँख के माध्यम से देखा है तो संवेदी ग्राहक ने इस बालक को क्या किया? प्रभावित किया। अब बालक इस आम को प्राप्त करना चाहता है तो ये संवेदी ग्राहक सूचना किसको दी? मस्तिष्क को दी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सूचना दी कि आम को प्राप्त करना है और प्राप्त करके आम खा लेना है। ठीक है, अब सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद में इस तंत्रिका तंत्र ने क्या किया? ठीक है, तंत्रिका तंत्र ने क्या किया? तंत्रिका तंत्र ने इस बालक को इस वृक्ष के पास में आने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बालक ने क्या की? अनुक्रिया की। क्या की? अनुक्रिया की कि आँख के द्वारा इस फल को देखा। देखने के बाद में पैरों से चलकर यहाँ पर आया। पैरों ने अनुक्रिया की, लेकिन अनुक्रिया करने के बाद में पैर इस फल को तोड़ नहीं सके। तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। किसने तोड़ा? हाथ ने तोड़ा। हाथ ने तोड़ा। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुंह ने। और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, सीधा कहाँ पे चला गया? पेट में चला गया। ठीक है, अनुक्रिया हो रही है, पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद में पता चला उस माली को। इसको पता चला? माली को, इस वृक्ष का जो रखवाला था उसको पता चला। पता चलने के बाद में डंडे पड़े पीठ पर। इस बालक को पीटा गया और पीटने के बाद में डंडे पड़े इस पीठ पर। पीटने के बाद में पीठ पर डंडे पड़े। बताओ उस पीठ का क्या कसूर था? जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू निकले आंख से। अब बताओ देखा किसने था? आंख नहीं देखा था।
आंख ने सबसे पहले इस उद्दीपक को देखा, देखने के बाद में संवेदी ग्राहक प्रभावित हुआ, प्रभावित होने के बाद में तंत्रिका तंत्र को सूचना दी और सूचना मिलते ही ये अनुक्रिया करने के लिए, इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बालक शुरू हो गया। ठीक है, आंख ने देखा, देखने के बाद में तंत्रिका तंत्र को सूचना दी, तंत्रिका तंत्र ने क्या किया, इस बालक को आम खाने के लिए प्राप्त करने के लिए रवाना कर दिया, अनुक्रिया कर दी। अनुक्रिया पैरने के पैर यहाँ पर आ गए, लेकिन पैर इस आम को तोड़ नहीं सके। तोड़ा किसने, हाथ ने। अनुक्रिया वो नहीं चल रही, तोड़ा किसने, हाथ ने। हाथ में तोड़ने के बाद में हाथ ने खाया नहीं, खाया किसने, मुंह ने। और जिसने खाया उसने रखा नहीं, कहाँ चला गया, पेट में चला गया। पेट में चलने के बाद में इस मालिक को पता चला तो डंडे पड़े पीठ को, पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू निकले। फिर कहाँ से, आंख से, क्योंकि देखा इसने था, सबसे पहले देखा। देखने के बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने सूचना प्राप्त की और सूचना प्राप्त होने के बाद में अनुक्रिया की। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, अधिगम सूचना प्रक्रिया कहलाती है। ये बालक सबसे पहले किसी उद्दीपक को देखता है, वो उद्दीपक संवेदी ग्राहक को प्रभावित करता है। प्रभावित होने के बाद में ये संवेदी ग्राहक क्या करते हैं, सूचना देते हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उस विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करवाता है और अनुक्रिया करता है तो बालक उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब हम अध्ययन करते हैं अधिगम सूचना प्रक्रिया के प्रकार। अधिगम सूचना प्रक्रिया के प्रकार, ये अधिगम की सूचना प्राप्त होती है और ये कितने प्रकार से प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होने के बाद में बालक किस आधार पर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो सूचना अधिगम जो प्रक्रिया होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार की मानी जाती है, 4 प्रकार की मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला है प्रारंभिक स्फुरण, प्रारंभिक स्फुरण। दूसरा है मध्य स्फुरण, मध्य स्फुरण। तीसरा है अधिगम पठार, तीसरा है अधिगम पठार। और चौथा है अंतिम स्फुरण, अंतिम स्फुरण। बिगिनिंग स्फुरण, मिडिल स्फुरण, प्लेटो PLATEAU, प्लेटो लर्निंग, ठीक है। और एंडिंग, ठीक है। प्रारंभिक स्फुरण, मध्यम स्फुरण, अधिगम पठार और अंतिम स्फुरण। इस प्रारंभिक स्फुरण को जो मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक इसको प्रारंभिक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इसे प्रारंभिक त्वरण कहते हैं। प्रारंभिक त्वरण, बिगनिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। जो मध्यम स्फुरण है इसको मध्यम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यम त्वरण कहते हैं। मिडिल एक्सेलरेशन, मिडिल एक्सेलरेशन। अधिगम पठार को अधिगम पठार या फिर अधिगम सपाट कहते हैं। और अंतिम जो स्फुरण है इसको अंतिम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम त्वरण, एंडिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अधिगम जो सूचना प्रक्रिया है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रारंभिक स्फुरण, बिगिनिंग स्फोट, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में मनोवैज्ञानिक प्रारंभिक त्वरण अर्थात बिगिनिंग जो एक्सेलरेशन है उसके नाम से पुकारते हैं। दूसरा मध्यम स्फुरण, जिसको मिडिल स्फोट के नाम से पुकारते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में मध्यम त्वरण अर्थात मिडिल एक्सेलरेशन कहते हैं।
अधिगम पठार को अधिगम सपाट भी कहते हैं, और अंतिम जो स्फुरण है उसका एंडिंग स्फुरण, और मनोवैज्ञानिक इनको अंतिम स्फुरण अर्थात एंडिंग एक्सेलरेशन के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, अधिगम सूचना प्राप्त होती है। अधिगम सूचना प्राप्त होने के बाद में जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ऐसा सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। और उतार चढ़ाव किस आधार पर आते हैं, 4 प्रकार की अवस्थाओं के आधार पर उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे 4 प्रकार की अवस्था को हम एक ही डायग्राम में समझते हैं ना, ध्यान से देखिए। जैसे ये एक डायग्राम है, ये ये जो ऊपर वाली अवस्था है, ये वही अवस्था है अमाउंट ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी ये सीखने की मात्रा। ये क्या है, ये सीखने की मात्रा है। ये वही प्रारंभिक अवस्था है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। और ये टाइम यानी समय। ऐसे डायग्राम में हम चारों प्रकार की अवस्थाओं का एक ही साथ उल्लेख करते हैं। जैसे ये अवस्था यहाँ तक एकदम से सीधी चली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में इसमें कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव आने के बाद में ये एकदम से सीधी चलती है, और सीधी चलने के बाद में ये अंत में जाकर क्या हो जाती है, ये एकदम से वापस से तीव्र हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, ये वापस से एकदम तीव्र हो जाती है। तो इस एक ही डायग्राम में सारी स्थितियों को समझते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और डी के बाद में ये ई। ये ए से लेकर बी है, ये प्रारंभिक स्फुरण है, यानी ए से लेकर बी ये प्रारंभिक स्फुरण है। बी से लेकर सी, ये बी, और ये बी से लेकर ये सी है, ये मध्यम स्फुरण है। और ये सी से लेकर डी, ये सी, और सी से लेकर डी, ये अधिगम पठार है। और डी से लेकर जो ई है, ये डी से लेकर ये ई है, ये कौन सा स्फुरण है, ये अंतिम स्फुरण है। कि ए से लेकर बी प्रारंभिक स्फुरण है, बी से लेकर सी ये मध्यम स्फुरण है, सी से लेकर डी ये अधिगम पठार है, और डी से लेकर ई ये क्या है, ये अंतिम स्फुरण है, ठीक है। इस प्रारंभिक स्फुरण के अंतर्गत होता है कि जब प्राणी किसी भी विषय वस्तु को सीखता है, देखो ध्यान से सुनना, किसी भी विषय वस्तु को सीखता है तो सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, ये प्रारंभिक अवस्था एकदम से तीव्र गति से होती है। कैसे होती है, देखो एकदम से सीधी चल रही है, सरल रेखीय वक्र की तरह से एकदम से सीधी तीव्र गति से। प्रारंभिक अवस्था में जब बालक प्रारंभ में सीखना प्रारंभ करता है, बालक सीखना जब प्रारंभ करता है, स्फुरण होता है, विस्फोट होता है, तो जब वो सीखना प्राप्त होता है तो वो तीव्र गति से सीखता है। चाहे विषय वस्तु एकदम से कठिन हो या फिर वो सरल हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे जीवन काल में ऐसा ही काल आता है, जैसे वर्तमान में रिट की तैयारी करें तो रिट के एग्जाम के बारे में जब हमें सूचना मिली थी तो लगभग कोचिंगों में इतने सारे भीड़ हो गई थी, इतने सारे स्टूडेंट आ गए थे, और किसी भी स्टूडेंट को देखो बातचीत करे थे आपस में रिट के बारे में, रिट के सिलेबस के बारे में, रिट की तैयारी के बारे में, ठीक है। और पढ़ने की जो गति थी वो 10 घंटा कोचिंग जाने के बाद में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, यानी कोचिंग समेत वो 24 में से 15 घंटे के लगभग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब बालक सीखना प्रारंभ करता है और प्रारंभ करता है तो वो तीव्र गति से सीखता है, चाहे विषय वस्तु कठिन हो चाहे सरल हो, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वो तीव्र गति से सीखता है। उस प्रारंभिक अवस्था को प्रारंभिक स्फुरण का नाम दिया, ठीक है। बिगनिंग स्फुरण अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक त्वरण बिगनिंग एक्सेलरेशन का नाम दिया।
कि जब प्रारंभ में बालक जब बालक सीखना प्रारंभ करता है तो वो तीव्र गति से सीखता है, अर्थात विषय वस्तु चाहे कठिन हो चाहे वो एकदम से सरल हो, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो तेज गति से सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्फुरण कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है, कुछ समय के बाद उस सीखने की अवस्था में देखो ये उतार चढ़ाव है, ये क्या है, उतार चढ़ाव है। 2 दिन पढ़ रहा है, 2 दिन रेस्ट कर रहा है, 5 दिन पढ़ रहा है, 10 दिन रेस्ट कर रहा है, फिर वापस 5 दिन पढ़ रहा है, ठीक है। तो थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा समय बीत जाता है, समय बीतने के बाद में सीखने की गति में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। सीखने की गति में जो उतार चढ़ाव आते हैं, इन उतार चढ़ाव को मध्यम स्फुरण अर्थात मिडिल स्पॉट मनोवैज्ञानिकों ने मध्यम त्वरण का नाम दिया है, ठीक है। थोड़ा दिनों के पढ़ने के बाद में एकदम से आज से हो जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि यार सबसे पहले जो डेट घोषित हुई थी वो 2 अगस्त की हुई थी, फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से डेट आगे बढ़ गई और कोचिंग वगैरह एकदम से बंद हो गई, ठीक है। बंद होने के बाद में 90% जो विद्यार्थी है वो सारे के सारे किसी न किसी अन्य काम में लगे, पढ़ने से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर 5 दिन पढ़ते नहीं है, तो सीखने की गति में एकदम से क्या है, उतार चढ़ाव है। लेकिन ये जो अधिगम पठार है, प्लेटो जो लर्निंग है, इस प्लेटो लर्निंग का अर्थ होता है स्तर स्थिति। क्या होता है, स्तर स्थिति। प्लेटो लर्निंग का अर्थ क्या होता है, स्तर स्थिति, अर्थात जो जिसके अंतर्गत इस स्थित जो स्थिति है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत नैतिक जो विकास होता है, विकास के साथ में जो परिवर्तन होता है, विकास और परिवर्तन की जो गति होती है वो एकदम से नगण्य होती है। यानी व्यक्ति के जीवन काल में काफी दिनों के बाद में व्यक्ति के जीवन काल में एक ऐसी स्थिति आती है, सीखने के मार्ग में एक ऐसी स्थिति आती है कि सीखने का प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन सीखने का प्रयास करने के बावजूद वो सीख नहीं पाता है, प्रगति बिल्कुल होती नहीं है, वो आगे आगे सीखता जाता है। देखो ये एकदम से सपाट है, ये इसी आधार पर समय के अनुसार चल रही है कि सृजनात्मकता पढ़ेंगे, वहां पर हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि सृजनात्मकता बाल्यावस्था से शुरू होती है और 30 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो जब बालक 30 वर्ष का हो जाता है, तो 30 वर्ष का होने के बाद उसके जीवन में अधिगम पठार या अधिगम सपाट कह सकते हैं। ये देखो एकदम से सपाट की तरह ही चल रहा है, ठीक है, एकदम सपाट ही हो जाता है कि जैसे सर पर एक भी बाल नहीं होते, सर एकदम से सपाट होता है वैसे के वैसे। जैसे 2 बालक थे और 2 बालक आपस में झूठ बोल रहे थे कि बोल यार कि कितने झूठ बोल सकते हैं, तो एक बोलता है कि बहुत सारा झूठ बोलता है, वो बोलता है कि मेरी माँ है ना, बस मेरी माँ के इतने लंबे लंबे बाल हैं, इतने लंबे लंबे बाल है कि हम बालों में लुका छिपी का गेम खेलते, इतने लंबे बाल है कि बालों में क्या करते, लुका छिपी का गेम खेलते। दूसरा कहता है कि मेरी माँ के सर पर एक भी बाल नहीं है, हमें किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारी माँ है, उस माँ के सर पर हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, तेल लगाकर एक फिसल पट्टी करते हैं कि एक सर कैसा एकदम से सपाट है। ये 30 वर्ष की जब आयु होती है तब बालक के जीवन में अधिगम पठार अर्थात अधिगम सपाट आ जाता है। इसमें बालक आगे आगे सीखता तो रहता है, लेकिन पीछे पीछे एक और लाइन चलती है, वो इसके ऊपर से चली जाती है कि जीवन काल में, एक व्यक्ति के जीवन काल में सीखने के मार्ग में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें अनेक प्रयासों के बाद भी बालक बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है, अनेक प्रयासों के बाद में भी बालक नहीं सीख पाता है, अर्थात प्रगति होती नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। और इस अधिगम पठार के जो कारण है, इस कारण से संबंध में हमें अनेक प्रश्न पूछेंगे जिसकी हम बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे तो अध्ययन कर लेते हैं अंतिम स्फुरण। अब देखो अंतिम अवस्था में जाकर अधिगम की जो गति है वो एकदम से तीव्र हुई है कि जब सबसे पहले एग्जाम में रिट की तैयारी कर रहे थे एकदम से तीव्र गति से कर रहे थे, बीच में क्या उतार चढ़ाव आया उसको मध्यम स्फुरण कहते हैं, लेकिन एकदम से जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, पढ़ने के प्रति बिल्कुल जिज्ञासा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, अधिगम पठार आ गया। लेकिन जून के पहले सप्ताह में या 10-20 जून के
बाद एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, कोरोना पर कंट्रोल हो जाए और ऐसी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी 2 सितंबर को ये एग्जाम होगी, तब सारे क्या करेंगे, उस अधिगम गति को, अधिगम की जो गति उसको एकदम से तीव्र कर देंगे, क्योंकि उसके पास में, बालक के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो अंतिम समय में, अंत में जाकर जब विषय वस्तु के प्रति समय कम रहता है तो बालक समझता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीव्र गति से पढ़ना पड़ेगा। तो अंतिम में जाकर वापस पढ़ने की स्थिति होती है वो तीव्र कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतिम त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं, आप ध्यान से सुने, चारों अवस्थाएं इसी में एकदम से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला प्रारंभिक त्वरण, अर्थात जब बालक सीखना प्रारंभ करता है तो तीव्र गति से सीखता है। विषय वस्तु चाहे कठिन हो या सरल हो, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एकदम से तेज गति से सीखता है, उसको प्रारंभिक स्मरण कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सीखने की गति में उतार चढ़ाव आता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, उतार चढ़ाव आता है तो उसे मध्यम स्मरण कहते हैं। और कुछ समय के बाद में एक जीवन में अवस्था ऐसी आती है, हम बार बार प्रयास करते हैं, प्रयासों के बाद भी नहीं सीख पाते, तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। और अधिगम पठार 30 वर्ष की आयु में आ जाता है, आगे आगे सीखते रहते हैं, पीछे पीछे भूलते चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं कि सीखने की गति एक ही दिशा में चलती है। लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में जाकर जब समय कम बचता है तब हमें क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए उसको तेज गति से, पढ़ने की जो गति एकदम से तीव्र कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंतिम स्मरण के नाम से पुकारा जाता है। अब हम अध्ययन कर लेते हैं अधिगम पठार के कारण। और अधिगम पठार के जो कारण है, इसमें से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में, हर किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है और रीट के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिगम पठार, अधिगम पठार या सपाट, जैसे ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये सीखने की गति चल रही है, यहाँ पर आने के बाद में क्या होगी, ये एकदम से तीव्र होगी। ये अमाउंट ऑफ लर्निंग है, अमाउंट ऑफ लर्निंग है, ये क्या है, ये टाइम है, ये अवस्था कौन सी है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ये मध्यम अवस्था है और ये सीखने की अंतिम अवस्था है। यहाँ पर आने के बाद में देखो क्या है, ये अधिगम पठार है, ठीक है, अधिगम पठार है, या फिर इसको क्या कहते हैं, अधिगम सपाट कहते हैं। और ये 30 वर्ष की आयु होती है तब आ जाता है कि प्राणी आगे आगे तो सीखता रहता है और सीखने के बाद में पीछे पीछे भूलता चला जाता है। इसका मतलब है वो सीखने की बार बार कोशिश करता है और नहीं सीख पाता है। जीवन काल में जब सीखता चला जाता है तो यहाँ तक तो देखो सीखता हुआ जा रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसी अवस्था आती है कि सीखना एकदम से रुक जाता है, बहुत प्रयास करता है लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाता है। तो ये जो डायग्राम है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये अधिगम पठार को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आने के बाद में ये जो स्थिति है ये क्या है, ये अधिगम पठार है। इस अधिगम पठार के क्या कारण हो सकते हैं, तो इस अधिगम पठार के कारण, अधिगम पठार के कारण, अधिगम पठार के कारण है कि सबसे पहला जो कारण है वो है अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता द्वारा, अधिगम कर्ता में सॉरी अधिगम कर्ता में ध्यान केंद्रण की कमी, ध्यान केंद्रण की कमी या ध्यान विचलन, ध्यान केंद्रण की कमी या ध्यान विचलन है कि कोई भी अधिगम करता है, कोई भी बालक है और वो बालक की किसी भी विषय वस्तु के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करने की योग्यता नहीं है, या फिर वो ध्यान केंद्रित करता है और उसका ध्यान है वापस विचलित हो जाता है, उस विषय वस्तु के प्रति ध्यान बिल्कुल भी रखता ही नहीं है, ये किसका कारण माना जाता है, ये अधिगम पठार का कारण माना जाता है। जैसे छोटे क्लास में या फिर 10वीं तक की जो कक्षा होती है, कक्षा में जब टीचर सबसे पहले कक्षा में प्रवेश करता है और जब किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वो तैयार होता है, तब वो बालकों को सबसे पहले कहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं ये आपसे बात बीच बीच में पूछूंगा।
फिर वो किसी भी बालक को पूछ लेता है, लेकिन पूछने के बाद भी बालक बता नहीं पाता है कि सर आप कहाँ पर पढ़ा रहे हो। इसका मतलब अधिगमकर्ता में ध्यान केंद्रित की क्या हुई है, कमी हुई तभी उसको पता ही नहीं लगा अधिगम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अधिगमकर्ता में ध्यान केंद्रण की कमी, या दूसरा कारण है जिज्ञासा की कमी, बालक जानने की इच्छा बिल्कुल रखता ही नहीं है, जिज्ञासा की कमी। तीसरा है प्रोत्साहन की कमी, प्रोत्साहन की कमी, बालक अभिप्रेरित नहीं हो रहा है, बालक को पुनर्बलन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोत्साहन की कमी। इसके अलावा विषय वस्तु में रुचि का अभाव, विषय वस्तु में रुचि का अभाव, विषय वस्तु के प्रति जैसे कठिन विषय गणित और जो विज्ञान विषय होते हैं, गणित और विज्ञान विषय में बालक की बिल्कुल रुचि होती नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। ठीक है, विषय वस्तु में रुचि, या फिर अधिगम सामग्री के प्रति असंतोष, अधिगम सामग्री के प्रति असंतोष। इसके अलावा थकान के साथ में विषय वस्तु का बालक के मानसिक स्तर से उच्च होना। ठीक है, इसके अलावा संवेगात्मक तनाव, इसके अलावा बालक का निम्न मानसिक स्तर, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि निम्न मानसिक स्तर, निम्न बुद्धि लब्धि, या फिर जो बालक है वो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है। तो नशीले पदार्थों का सेवन भी क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र को एकदम से विफल कर देते हैं। तो इस प्रकार के ये जो 10 है ये अधिगम पठार के कारण है कि अधिगमकर्ता में ध्यान केंद्रण की कमी या ध्यान विचलन, ध्यान केंद्रित विषय वस्तु के प्रति बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जिज्ञासा में कमी, बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में यदि उसको पूरी तरह से याद नहीं है, समझ में नहीं आई, तब भी वो जानने की कोशिश नहीं करेगा, एकदम से बैठा ही रहेगा। प्रोत्साहन की कमी यानी बालक को या तो अभिप्रेरित नहीं किया जा रहा है, ठीक है, या फिर बालक को पुनर्बलन की प्राप्ति नहीं हो रही। अभिप्रेरणा और जो पुनर्बलन की कमी होती है, इनके कारण भी जो अधिगम पठार है वो कारण बन जाता है। या फिर अधिगम सामग्री के प्रति असंतोष है, ठीक है, अधिगम सामग्री के प्रति असंतोष व्यक्त करता है तो बालक बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। विषय वस्तु में जैसे कोई कठिन विषय और कठिन विषय वस्तु में बालक की बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो भी वो नहीं सीख पाता है। कोई शारीरिक और मानसिक कारण है, थकान यानी शारीरिक कारण भी हो सकता है थकान का, और मानसिक कारण भी हो सकता है। शारीरिक कारण और मानसिक कारण, जैसे शारीरिक और मानसिक कारण है जिसमें ऐसा कह सकते हैं कि या तो श्रवण दोष हो सकते हैं या फिर जो वाणी दोष हो सकते हैं। श्रवण दोष और वाणी दोष यानी शारीरिक और कोई मानसिक कारण होता है। इसके कारण भी बालक को किसी न किसी प्रकार की थकान वगैरह होती है तो भी बालक नहीं सीख पाता है। विषय वस्तु का बालक के मानसिक स्तर से उच्च होना, इस प्रकार का कोई लेसन है, पाठ है या फिर कोई विषय वस्तु आ जाती है जो बालक की जो आय की होती है, बुद्धि लब्धि होती है, उससे उच्च स्तर की होती है तो भी बालक नहीं सीख पाता है। संवेगात्मक तनाव, जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो संवेगों में एकदम से तीव्रता आ जाती है, और संवेगों में तीव्रता आ जाने के बाद में बालक अपने को तनावपूर्ण स्थिति में महसूस करता है कि जब अंदर बाहर इधर उधर कहीं पर भी जाता है तो उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता है कि तेरे बिना जगह सुना सुना लगे। इस प्रकार की स्थिति होती है तब भी वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है।
निम्न मानसिक स्तर कि बालक की जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो किसी भी विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है। बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो एकदम से जड़ बुद्धि का बालक है, ठीक है। तो विषय वस्तु के प्रति भी ध्यान केंद्रित नहीं होगा। और यहाँ पर नशीले पदार्थों का बालक सेवन करता है, तो नशीले पदार्थ भी बालक के तंत्रिका तंत्र को एकदम से विफल कर देते हैं, तो भी बालक अधिगम नहीं कर पाता है। यहाँ पे आसपास का जो दूषित वातावरण होता है, आसपास का जो दूषित वातावरण है, आसपास के दूषित वातावरण में भी बालक नहीं सीख पाता है। जैसे चारों तरफ से शोर शराबा होता है, तो शोर शराबा होता है तो भी बालक बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। तो आसपास का जो दूषित वातावरण होता है, दूषित वातावरण भी अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम विकार कहते हैं। और इनमें से एक नहीं एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इस अधिगम पठार के साथ ही हमने संपूर्ण जो अधिगम था, उस संपूर्ण अधिगम का हमने अध्ययन कर लिया है। अब एक स्थिति बची है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले विकास, बुद्धि और समायोजन है, इन सबको जो व्यक्तित्व है, सबको प्रभावित करने वाले कारक का मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। उस एक ही वीडियो में सारे कारक है, एक एक दो कारक है सबके, तो वहीं पर सबको शामिल कर लेंगे। हमने अधिगम का पूरा अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था अधिगम का अर्थ है, अर्थ के साथ में अधिगम की हमने पढ़ी थी परिभाषा, अर्थ है परिभाषा, परिभाषाओं के बाद में हमने अधिगम की जो विशेषता, विशेषता के बाद में हमने पढ़ा था अधिगम की सोपानिक प्रक्रिया। क्या पढ़ा था? अधिगम की सोपानिक प्रक्रिया। अधिगम की सोपानिक प्रक्रिया के बाद में हमने पढ़ा था अधिगम के प्रकार या पक्ष, प्रकार या पक्ष का भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। तो मुख्य अधिगम स्थानांतरण और प्रयोग एवं रचना के आधार पर अधिगम स्थानांतरण का भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने पढ़े थे अधिगम के सिद्धांत। सिद्धांत को हमने 3 भागों में बांटा था, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत और निर्मितवादी सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत और निर्मितवादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत। इन सिद्धांत और सिद्धांतों में जो मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो सारे पढ़ लिए थे। व्यवहारवादियों में हमने थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पॉवलोव है, एडवर्ड गुथरी है, ठीक है। इन सब का कर लिया था। कोलर है, कोप का जो वर्दिमर है, उनका जो व्यवहारवादी और व्यवहारवादी के साथ में संज्ञानवादी, जो सारे के सारे सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो जेरोम ब्रूनर उसे अल्बर्ट बांडोरा के द्वारा दिया गया था। इसके साथ में जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो लेव सिमोविच वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। सोपानिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। क्षेत्रफल का जो सिद्धांत है वो कुर्टलेंगन के द्वारा दिया गया था। और चीन या प्रतीक आधारित अधिगम का सिद्धांत है वो टॉलमेन के द्वारा दिया गया था। इसके साथ में संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का पढ़ लिया था जो निर्मितवादी सिद्धांत के अंतर्गत था। और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत हमने जीन पियाजे का भी पढ़ लिया था। संज्ञानात्मक अधिगम जो विकास का सिद्धांत है उसकी 4 अवस्था भी जीन पियाजे की पढ़ ली थी। इसके साथ में आधुनिक जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो डेविड आसवेल के द्वारा दिया गया था, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। उसके साथ में हमने अधिगम वक्र का भी अध्ययन कर लिया है, अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र के साथ में अधिगम सूचना प्रक्रिया जिसमें हमने अधिगम पठार का भी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो अधिगम की जो अधिगम था, अधिगम का यूनिट था, उसका हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब इस जो अधिगम मैंने पढ़ाया, इस अधिगम में मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि पहले की एग्जाम में जिस स्टूडेंट्स ने पूरा जो अधिगम यूनिट है इसका पूरा अध्ययन कर लिया, पहले की एग्जाम में चाहे वो
सी टेट की एग्जाम हो, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 1st ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड की हो, रीट की हो, चाहे वो टेट की एग्जाम हो या एच टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो या फिर B टेट हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये अधिगम का यूनिट सम्मिलित होता है। यानी ऐसा कर सकते हैं कि ऑल टीचर्स एग्जाम में जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों में 95% जो प्रश्न है मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड में पढ़ाया, इसमें से इतना सिलेबस एकदम से हूबहू मिल जाएंगे। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजी, अपने जो स्वयं की साइकोलॉजी होती है उस पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्न तो उसी यूनिट में भी संबंधित, उस यूनिट से संबंधित ही होता है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि 95% सिलेबस मैंने जो अधिगम का यूनिट पूरा किया, आप इसमें मिलान कर लीजिए और मिलान करने के बाद में आप विश्वास कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।